वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि हम लोग जितना मैथ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए पहले खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर 0.7 दिया गया है, यानी साइन थीटा कितना दिया गया है 0.7, यानी अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 7/10 हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस H होगा। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और थीटा जिसके साथ लगा रहता है वो बेस हो जाता है। तो यहाँ पे P कितना दिया गया 7 दिया गया है, यानी ये 7 दिया गया है, हाइपोटेनियस 10 दिया गया है, H 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हम बेस निकाल लेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 100 - 49, यानी अंडर रूट 51, रूट अंडर 51 हो जाएगा इसका बेस। तो क्या चीज़ पूछ रहा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H, बेस के बदले में कितना है रूट अंडर 51, और हाइपोटेनियस के बदले में कितना है 10, हाइपोटेनियस के बदले में 10 है। तो रूट 51/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.51, रूट अंडर 0.51। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट 51 को रूट 51 लिखें और ये 10 को लिखेंगे तो रूट 100 लिख सकते हैं ना, रूट 100, ये 10 को अंदर रूट 100 लिख सकते हैं। अब ये दोनों रूट का एक रूट बन जाएगा, ये दोनों रूट का एक रूट बन जाएगा, और 2 जीरो होने के कारण दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज ABC के लिए DEF उस भुजा के मध्य बिंदु हैं। यदि ABC का क्षेत्रफल 24 वर्ग यूनिट है तो DEF का क्षेत्रफल, अब बहुत लोग क्या करते होंगे यहाँ पे मध्य बिंदु है इसके कारण इसका 24, तो इसका आंसर 12 लगा देते होंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, 12 इसका आंसर नहीं होगा। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसका मध्य बिंदु क्या है DEF है, यानी इसका मध्य बिंदु D मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु E मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु F मान लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु DEF है। तो DEF को अगर हम मिला देंगे ये DEF को, तो ये DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का जो क्षेत्रफल है वो 24 वर्ग यूनिट दिया गया। जब हम मध्य बिंदु को मिला देते हैं तब जितना भी त्रिभुज बनता है, पहला त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये बना, तीसरा त्रिभुज ये बना, चौथा त्रिभुज ये बना, तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। यानी इसका एरिया अगर A होगा तो इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, तो इसका मतलब पूरा त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, पूरा त्रिभुज का एरिया 1 2 3 4A, पूरा त्रिभुज का एरिया 4A, 4A का वैल्यू कितना दिया गया 24, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी DEF का एरिया केवल सिंगल A है ना, तो DEF का एरिया यानी A बराबर 6, यानी 6 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी हम सिंपल ध्यान देंगे कि जब हम त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो 4 त्रिभुज बनेगा, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो यानी चारों त्रिभुज मिला के त्रिभुज बन रहा है। तो 4 का वैल्यू जब 24 दिया गया तो 1 का वैल्यू 6, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 वर्ग यूनिट। नेक्स्ट आते हैं cot 9, cot 27, cot 63, cot 81, इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, cot थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। cot 9 को cot 9 रहने दीजिए। अगर हम इस cot 81 को 10 में बदलेंगे, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर, यानी अगर हम इस cot को 10 में बदलेंगे तो इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, और 81 को 90 में से घटाएंगे तो 9 डिग्री हो जाएगा। फिर ये cot 27 को रहने देते हैं, और इस cot 63 को, यानी इस cot को अगर हम 10 में बदलेंगे तो इस एंगल को क्या करना पड़ेगा 90 में से घटाएंगे, अगर 90 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, 63 को अगर 90 में से घटाएंगे। अब cot थीटा इंटू टेन थीटा ये दोनों 1 हो जाएगा, cot थीटा इंटू टेन थीटा ये भी 1 गुना 1 यानी 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं B/A बराबर क्या है
0.25। अगर हम दशमलव हटाएंगे यहाँ से ये पॉइंट तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, यानी अगर b का वैल्यू 1 आया तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। b का वैल्यू अगर 1 आया तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही मान हम इसमें पुट कर देंगे, 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी अब प्लस 2/9 है ना, तो a के बदले में 4 और b के बदले में 1, तो 4 दूना 8 में से गया 7 और नीचे 4 दूना 8 प्लस 1 9, 7/9 प्लस 2/9 यानी 7 दूना 9/9, यानी इसका जो आंसर होगा कट के 1 हो जाएगा। 9/9 यानी 1 आ जाएगा आंसर। अब आते 55। एक की राह सीधी लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट 15 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है और प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद 2.5 सेंटीमीटर वापस आ जाती है। 1 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, उसको 100 सेंटीमीटर जाना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर जाना है, क्या होता है कि 1 मिनट में वो 15 सेंटीमीटर चलता है। 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर चला, और 15 सेंटीमीटर चलने के बाद 2.5 सेंटीमीटर वापस आ गया। इसका मतलब वो 1 मिनट में 12.5 सेंटीमीटर चलता है। जब 1 मिनट में 12.5 सेंटीमीटर चलता है तो 100 सेंटीमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, यानी 100 बटा 12.5 यानी 12 × 96, ये टोटल 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 मिनट लगेगा। यानी 12.5 सेंटीमीटर जाने में उसको 1 मिनट लगता है, तो 100 सेंटीमीटर जाने में कितने मिनट लगेगा, 100 से डिवाइड कर देंगे 12.5 को, तो 8 मिनट इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 0.1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0.01 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 0.03 गुने 0.01, ये 0.02 था ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 0.101 लिख सकते हैं ना। तो यही 0.1 को 0.02 को क्या लिखें, 2 गुने 0.1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04। अब ये जो ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04। अगर हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.04 का स्क्वायर बट्टा 0.04। अगर हम इस 0.04 से एक पावर हट जाएगा तो केवल 0.04, ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे ना 0.04, तो एक बार हट जाएगा तो 0.04 बच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 310 रुपये की राशि 3 कारीगर में इस अनुपात में बांटा गया, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटा गया। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 5 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 2 से ये कितने बार में लगेगा, 15 बार में, तो यानी 15 गुने 1 15 अनुपात 3 से कितने बार में लगेगा, 10 बार में, यानी 10, और 5 से कितने बार में लगेगा, 6 बार में, तो अनुपात 6। अब इसको हटा देंगे, यानी ABC का जो अनुपात आया वो क्या आ गया, ABC का जो अनुपात आया वो 15:10:6 आ गया। टोटल राशि कितना था, 310, यानी 15 10 25 6 31, यानी टोटल राशि अनुपात में 31, और 31 का वैल्यू 310, 1 का वैल्यू 10, तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, प्रथम कारीगर का 15 था, तो 15 का वैल्यू 150, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 235.20 रुपया हो तो वह धनराशि कितना होगा। या तो सिंपल तरीका से बना सकते हैं, ऐसे बराबर क्या होता है, PRT/100 मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, और ब्याज कितना है 235.20 बराबर प्रिंसिपल निकालना है 3 गुने 14/100, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ये डबल जीरो है कैंसिल हो जाएगा,
और ये 3 से, ये 3 7 21, 3 8 24, एक बचेगा, फिर 3 चौक 78, तो 40 आ जाएगा। फिर ये 14 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 5 70, 64 84, यानी 570, 570 बार में कटेगा। यानी जो मूलधन होगा वो ने 14 ये 6 बार में, 14 14 छः 84 होता है, 560, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, SI बराबर PRT/100। 10 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल तो हमेशा आता है आप लोग को। यानी 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये विक्रय मूल्य को काट के नीचे ले आते हैं, और ये क्रय मूल्य को काट के, ये 10 को काट के नीचे ले आते हैं। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 9 रुपया तो विक्रय मूल्य 10 रुपया। अगर 9 रुपया में खरीदे या 10 रुपया में बेचे तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होगा, लाभ कितना है, 1 रुपया का हो रहा है। 9 रुपये में खरीदे 10 रुपये में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना में, क्रय मूल्य 9 रुपया में गुना 100। यानी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। यानी 100/9%, यानी 11/9% लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, 25 पाई सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है। सबसे पहले आते हैं, कोई वृत्त है, ये वृत्त के जिसका त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी रेडियस कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। एक 25 पाई जो था वो सेंटीमीटर का तार था। इस 25 पाई सेंटीमीटर को तार को इसके चाप के साथ इस तरह से 25 पाई था और इस तरह से उसको मोड़ दिया गया। यानी ये 25 पाई वाला जो चाप था वो इस तार को इसके चाप के साथ, यानी वृत्त का चाप ये हो गया, इस चाप के साथ मोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या बोला है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र ये रहा, इस केंद्र पर ये जो चाप है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा निकालना है। तो यहाँ पे सब कुछ हमको दिया गया, केवल थीटा का मान निकालना है। यानी चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई πr/θ/180 डिग्री, πr/θ/180 डिग्री, ये चाप का लंबाई होता है। और चाप का लंबाई कितना दिया गया, 25 पाई इजिकल टू पाई, आर कितना है 50, और थीटा निकालना है बट्टा 180। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 से 2 बार में, 2 से 90 बार में, यानी थीटा इजिकल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2। पाई का मान 180 डिग्री भी होता है ना, तो 180/2 90, यानी π/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ये 25 पाई सेंटीमीटर का जो चाप, 25, एक मिनट, ये जो है 25 पाई सेंटीमीटर का जो तार था उसको 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के साथ मोड़ा गया। यानी ये जो 25 सेंटीमीटर का जो चाप था उसको त्रिज्या के साथ मोड़ा गया, यानी चाप के साथ मोड़ा गया था, तो केवल थीटा निकालना था। तो चाप की लंबाई वाले फार्मूला से हम निकाल लिए। नेक्स्ट आते हैं, 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। एक खंभा 10 मीटर का है और दूसरा खंभा 15 मीटर का है। उनके आधार के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो उनके शीर्ष के बीच का दूरी ज्ञात करें, यानी ये जो है वो शीर्ष के बीच का दूरी ज्ञात करना है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये अगर 10 सेंटीमीटर है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है ये लंबाई, तो ये लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पूरा 15 था तो बाकी ये जो बचेगा वो 5 बच जाएगा। अब इस त्रिभुज में बात करें तो ये 5, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, 13। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पता ही होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये सब ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज का। यानी अगर 5 12 सेंटीमीटर दिया गया तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 24 दिया गया तो 25 सेंटीमीटर होगा,
निकालना नहीं पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए, हमेशा काम देगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 13 सेंटीमीटर, यानी इसके शीर्ष के बीच की दूरी पूछा है तो 13 सेंटीमीटर आ गया। आते हैं, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा वो 30 मिनट होता है, यानी 4.5 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा का कितना परसेंट है, यानी जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो हम लोग एक दिन यानी 24 घंटा से तुलना करें तो 24 घंटा को नीचे लिखेंगे गुने 100। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे यहाँ से 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फिर अगर 2 से ये 5 बार में, 2 से 12 बार में, 3 से ये 15 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 15 पंजे 75/4, यानी नीचे 4 एक ही ऑप्शन दिया गया डी, यानी 18.3/4 प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। 119 मीटर लंबे, 153 मीटर लंबे, 204 मीटर लंबे के 3 इमारती खंभे के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजन करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई, जहाँ भी अधिकतम लंबाई का बात करें, अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालना रहेगा। अगर न्यूनतम लंबाई की बात करें, न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। तो 119, 153 और 204 का HCF क्या होगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी बनाएंगे। HCF निकाला नहीं जाता, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन देख लेंगे। 17 से 119 कट जाएगा, 153 कट जाएगा, 204 भी कट जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 17 हो जाएगा। लेकिन अगर 51 से बात करें तो 51 से 119 नहीं कट पाएगा, 34 से 119 नहीं कट पाएगा, और तो इसलिए इसका HCF जो होगा वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। 17 से ये तीनों कट रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या का, इसके स्थान में मान लेते हैं x है, अगर यहाँ x तो यहाँ भी x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x² बराबर क्या आ गया, 54 गुने 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √54 गुने 96। अब इस 54 को इस टर्म में तोड़िए, इस फैक्टर में जिसका रूट निकालने में सुविधा हो, तो 9 गुने 6, 9 छके 54, 9 का रूट निकालने में सुविधा होगा। फिर ये 96 में आते हैं, तो 16 छके 96 यानी 6 गुने 16। अब रूट निकालने में हम लोग को सुविधा हो गया, ये 9 का क्या निकल जाएगा, 3, ये 9 का 3 निकल जाएगा, 2 6 में से 1 6 निकल जाएगा, और 16 का 4 निकल जाएगा, यानी 6 × 8 = 72, यानी जो वाट के स्थान पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम यूज करता है, यानी 1 kg मतलब 1000 ग्राम के जगह वो 900 ग्राम यूज करता है। तो उसका जो प्रॉफिट होगा कितना का होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा, कितना पे, 900 ग्राम पे, क्योंकि अगर वो 900 ग्राम बेच रहा है तो इसका मतलब 900 ग्राम का ही क्रय मूल्य वो बेच रहा है। लाभ या हानि जो होता है वो किस पे होता है, वो क्रय मूल्य पे होता है ना। तो 1000 ग्राम की जगह हम 900 ग्राम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो लाभ कमा रहे हैं 900 ग्राम पे ही कमा रहे हैं, तो इसीलिए 900 नीचे आ जाएगा गुने 100, यानी डबल जीरो कट गया, 100/9 यानी 11.1/9% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। NTPC सीरीज में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। 52% हिंदी में, 52% हिंदी में, ये हिंदी मान लेते हैं, और 42% अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी मान लेते हैं, इसमें 42%, और दोनों में है 17% अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये अनुत्तीर्ण का था, तो टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, टोटल अनुत्तीर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 52 42 दोनों साइड वाले को जोड़कर बीच वाला घटा देते हैं, -17, यानी कितना हो जाएगा, 97 - 17, तो कितना आ जाएगा, 77, 97 - 17 77 आ जाएगा। इसका मतलब 77% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो यानी 77% अगर अनुत्तीर्ण हुआ तो 23% जो होगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। टोटल 100% होता है, 100% में 77% जो है वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो 23% उत्तीर्ण हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे।
चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 kg चावल अधिक खरीद सकता है। इस सवाल को हम बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से बनाइएगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जल्दीबाजी में सवाल बन जाएगा। जैसे 20% का कमी हो गया मूल्य में अगर 20% का कमी हुआ यानी इसका मतलब पहले 100 रुपया था तो अब 80 रुपया हो गया, यानी 5:4 उसका मूल्य हो गया। यानी पहले मूल्य 5 रुपया था तो अब 4 रुपया हो गया। अगर हम जो खर्च है उसको समान रखना चाहें तो खपत का अनुपात को उल्टा करना पड़ेगा। खपत कितना होगा, पहले 4 kg 4:5 करना पड़ेगा। मूल्य को समान रखने के लिए टोटल खर्च को समान रखने के लिए मूल्य को क्या करना पड़ता है, खपत का उल्टा करना पड़ता है, या खपत को मूल्य का उल्टा करना पड़ता है। यानी अगर मूल्य का अनुपात 5:4 था तो खपत 4:5, यानी पहले 4 kg खपत कर रहा था तो अब 5 kg खपत कर रहा है। तो कितना ज़्यादा उसको मिल रहा है, 1 kg ज़्यादा मिल रहा है कितना, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा मिला, 3.5, यानी 1 का वैल्यू 3.5। जब 1 का वैल्यू 3.5 तो चावल की मूल कीमत, तो मूल खपत कितना हो रहा था 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 2 14 हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो मूल खपत हो रहा था वो 14 kg खपत हो रहा था, लेकिन कीमत पूछ रहा है। यानी पहले 77 रुपये में 14 kg चावल आ जाता था तो मूल निकाल लेंगे। यानी 77 7 से काटेंगे तो 11 बार में, 7 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी 5.5 इसका कीमत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को फिर से एक बार समझा देते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है और इसको बहुत लॉन्ग में बहुत सारे लोग बनाते हैं। क्या करना, पहले 20% का कमी हो गया मूल्य में, इसका मतलब पहले 100 रुपया मूल्य था तो अब 80 रुपया हो गया। अगर मूल्य पहले 100 रुपया यानी 5:4 हो गया। अगर मूल्य 5:4 हो गया तो जो मात्रा का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 4 kg मात्रा खपत होता था तो अब 5 kg होने लगा। तो मात्रा में कितना का वृद्धि होगा, 1, और यहाँ पे कितना का बोला है 3.5, यानी 1 का वैल्यू 3.5। तो मूल कीमत बोला है ना, तो मूल कीमत में यानी मूल मात्रा पहले निकाल लेंगे। अगर बाद वाला कीमत पूछता तो बाद वाला मात्रा निकालते हैं, लेकिन अगर मूल कीमत बोला है तो पहले वाला मात्रा निकालेंगे। 1 का वैल्यू 3.5 तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, 12 × 2 = 14, 4 का वैल्यू 14। यानी पहले 77 रुपये में 14 kg चावल आता था, तो जो मूल कीमत होगा वो क्या हो जाएगा 77/14, 7 से 11 बार में, 7 से 2 बार में, यानी 5.5 रुपया मूल कीमत होगा उसका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, ये सवाल कल भी आ चुका है। x² + kx + 12 का अगर गुणनखंड x + 3 हो तो कुछ नहीं करना है, दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। अगर इसका गुणनखंड अगर ये हो तो दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = -3 आ जाएगा। अब ये x = -3 इसमें पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -3 के + 12 = 0। ये 3k को अगर उस साइड जाएंगे तो 3k = 12, 9 12 21 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी k बराबर कितना आ जाएगा 7। जब भी कोई गुणक बोले या गुणनखंड बोले, फैक्टर बोले, कुछ भी बोले तो दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू -3 आ गया, ये -3 इसमें पुट करके k का वैल्यू निकाल लेना है। 69 पे आते हैं। 1400 का x% यानी x/100 कर दें, कितना है 119 है। 1400 का x% को हटाते तो नीचे डबल जीरो आता है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम 7 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये 7 से 17 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17/2, यानी 8 दूना 16, यानी 8.5, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर। 70 क्या है, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है, हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। यानी कुछ रुपये से शुरुआत करता है वो मासिक वेतन, और हर वर्ष कुछ न कुछ रुपये वो वेतन में वृद्धि प्राप्त करता है। एक निश्चित राशि, यानी पहला बार 10 रुपये अगर वृद्धि हुआ पहला साल, तो दूसरा साल भी 10 रुपये ही वृद्धि होगा, यानी निश्चित राशि उसको वृद्धि होता है।
4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपया होता है, यानी 4 वर्ष में, 4 ईयर में जो राशि बढ़कर कितना होता है 1200। और 11 वर्ष की सेवा के बाद यानी 11 ईयर में जो उसका राशि होता है वो 1550। इसका मतलब 4 ईयर से 11 ईयर, 7 ईयर में उसको कितना राशि का वृद्धि हुआ, 1550 में से 1200 घटाएंगे तो 350 आ जाएगा। इसका मतलब 7 साल में 350 रुपये वेतन वृद्धि हुआ, तो 1 साल में कितना वृद्धि हुआ होगा, यानी 7 पंचे 35, 50 रुपये वृद्धि होता है। अगर 1 साल में 50 रुपये वृद्धि होता है तो या तो हम इससे, इस डाटा से, या तो हम इस डाटा से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम ये 4 ईयर वाला ले लेते हैं। 1 साल में अगर 50 रुपये का वृद्धि होता है तो 4 ईयर में कितना का वृद्धि होगा, 50 गुने 4 यानी 200 रुपये का वृद्धि होगा। 1 साल में 200 रुपये का वृद्धि, अगर 1 साल में 200 रुपये का वृद्धि होता है तो इसका मतलब सॉरी 4 साल में अगर 200 रुपये का वृद्धि होता है तो इसका मतलब उसका जो वेतन हुआ होगा वो 1200 माइनस 200 यानी 1000 रुपये वेतन रहा होगा। 4 साल में 200 रुपया बढ़ गया और 1200 रुपया उसका हो गया था, तो इसका जो शुरुआती वेतन वो 1000 होगा। 4 साल में 200 का इंक्रीज करता है तो इसका मतलब इसमें 200 घटा देंगे तो उसका मूल वेतन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। बताए कि 150 kg गेहूं में अच्छे दर्जे की कितने गेहूं मिलाया जाए। पहले आते हैं 150 kg में निम्न दर्जा का कितना, 10%, यानी 150 का 10% कितना होता है 15। अगर 15 kg निम्न दर्जा का था तो अच्छा दर्जा का कितना हो जाएगा 135 kg, ये अच्छा दर्जा का हो जाएगा। अगर 150 kg में अगर 10% यानी 15 kg अगर निम्न दर्जा का था तो बाकी 135 kg अच्छा दर्जा का हो जाएगा। अब क्या बोला है, अच्छे दर्जे की गेहूँ कितना मात्रा में मिलाई जाए। अब मान लेते हैं कि अच्छा दर्जा में हम x kg और मिला दिए। जब हम अच्छा दर्जा में x kg मिलाएं तब निम्न दर्जा का जो अनुपात रह गया वो 5% रह गया, यानी निम्न दर्जा 5% रह गया और अच्छा दर्जा तब कितना परसेंट हो जाएगा 95%। ठीक है, यानी जब पहले 150 सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं। एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। 150 kg गेहूं में, यानी 150 kg में 10% 15 kg निम्न दर्जा का होगा, 135 kg अच्छा दर्जा का होगा। अब बोला इसमें कितना अच्छा दर्जा और मिला दें ताकि निम्न दर्जा 5% रहे। अगर निम्न दर्जा 5% रहेगा तो अच्छा दर्जा 95%। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके 5 से कितना बार में कटेगा 19 बार में, तो 135 प्लस x यानी ये जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 15 गुने 19 यानी 19 पंचे 95, 9 19 9 28 यानी 285 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 285 में से 135 घटाएंगे तो 150, यानी जो x बराबर 150 आ गया, इसका मतलब हम 150 kg चावल मिलाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 रुपये में 3 के हिसाब से केले खरीदे गए, यानी अगर 3 केला का CP 2 रुपया था तो 1 केला का जो CP होगा वो कितना हो जाएगा 2/3, 1 का CP। 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेचे गए, यानी अगर 2 केला का SP अगर 3 रुपया था तो 1 केला का जो SP होगा वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी CP 2/3 आ गया और SP कितना है 3/2। यहाँ से प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको अनुपात में ले आएंगे, यानी जो प्रतिशत होता है वो चाहे अनुपातिक वैल्यू से निकाले चाहे रियल वैल्यू से, बात बराबर ही होता है। तो क्यों ना हम इसको अनुपात वाला वैल्यू ले आएँ। अगर हम इस CP और SP का जो अनुपात निकाले 2/3 अनुपात 3/2, ये से गुना होगा ये से गुना होगा, यानी 4:9। इसका मतलब CP अगर 4 रुपया है तो SP कितना हो जाएगा 9 रुपया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब आसानी से पता चल गया कि हमको लाभ हो रहा है 4 रुपये का क्रय मूल्य, अगर 9 रुपये विक्रय मूल्य है तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कितना का 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, क्रय मूल्य 4 रुपये पे, गुना 100, 4 से ये 25 बार में कटेगा, 25 पंचे 125% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आए और प्रतिशत निकालना रहे तो हम उसको क्या करेंगे, अनुपातिक वैल्यू लेकर उस फ्रैक्शन को हम लोग रियल नंबर में तोड़ देंगे, और रियल नंबर में तोड़ने पे आसानी होगा, वहाँ से हम लोग जल्दीबाजी में प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। या तो A/B कितना दिया गया, 3/4, और B/C कितना दिया गया है, 8/9। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी अगर शुरुआत का और लास्ट का अगर अनुपात पूछे, कभी मान चले और भी दिया रहता है, अगर शुरुआत का और लास्ट का अनुपात पूछे तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। अगर इस दोनों इक्वेशन को गुना करेंगे तो A/B गुने B/C बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 गुने 8/9। तो ये B से B कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा A, नीचे बचेगा C, 4 दूना 8, 3 तिया 9 बराबर 2/3। तो A/C कितना गया, 2/3। तो A/C जो होगा वो 2/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब भी शुरुआत का और लास्ट का जब अनुपात पूछे, शुरुआत का और लास्ट का जो अनुपात पूछे तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, बीच वाला कट जाएगा, वो केवल शुरुआत वाला और लास्ट वाला का अनुपात डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25 आदमी किसी खेत की कटाई 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम लोग आदमी को समय से गुना करते हैं तो क्या पता चलता है, टोटल काम पता चलता है। अगर 25 आदमी 20 दिन में काम ख़त्म करता है तो टोटल काम कितना होगा, 25 गुने 20, ये टोटल काम हो गया। इस टोटल काम के बारे में क्या बोला जा रहा है, 15 आदमी कब काम छोड़े। मान चलिए 15 आदमी x दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो x दिन तक कितना काम करेगा, कि उसके छोड़ने के बाद, सॉरी 15 आदमी कब काम छोड़े, 1 मिनट, कि उसके छोड़ने के बाद 37.5 दिनों, उसके छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई 37.5 दिनों में की जानी हो। यानी 25 आदमी x दिन तक किया, 25 आदमी x दिन तक किया, उसके बाद हम मान लेते हैं x दिन के बाद, मान लेते हैं हम कि x दिन के बाद काम पे 15 आदमी छोड़ दिया, x दिन बाद 15 आदमी छोड़ दिया, x दिन बाद 15 आदमी अगर छोड़ दिया तो 25 आदमी x दिन तक किया, उसके बाद 15 आदमी छोड़ दिया तो बचा 10 आदमी, और ये 10 आदमी कितना दिन बोल रहा है, 37.5 दिन में पूरा काम को करता है। यानी उसके छोड़ने के बाद पूरा खेत 37.5 दिन में ख़त्म हो। यानी टोटल काम पहले 25 आदमी, एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। अगर 25 आदमी 20 दिन में कोई काम को कर सकता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 25 गुने 20। अब बोला 15 आदमी कब काम छोड़े कि उनके छोड़ने के बाद पूरे खेत की कटाई 37.5 दिनों में पूरा हो जाए। हम मान लेते हैं कि x दिन बाद 15 आदमी छोड़ दिया, तो x दिन तक ये 25 आदमी करेगा। अब 15 आदमी छोड़ दिया तो 10 आदमी बचा, और ये 10 आदमी 37.5 दिन तक काम करता है। तो 25 गुना 50, ये 500 हो जाएगा, बराबर 25x प्लस ये इसको गुना करेंगे तो 375। तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, ये 375 उधर आएगा तो 125। तो 25 से कितना बार में, 5 बार में, यानी 5 दिन बाद ये काम को छोड़ देगा। नेक्स्ट आते हैं, राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो 800 रुपये का बचत होता है। यानी लेबल पे मान लेते हैं कि हम 100 रुपया लगा हुआ था, ठीक है, 20% में खरीदा तो इसका मतलब 80 रुपये में खरीदा। अगर 30% में खरीदा होता तो इसका मतलब क्या, 70 रुपये में खरीदता। 70 रुपये में खरीदता तो उसको कितना का बचत होता, अनुपात में 10 का बचत होता, और वास्तव में कितना का बचत हो रहा है, 800 रुपये की बचत होती। 10 का वैल्यू 800, 1 का वैल्यू 80। तो किसका वैल्यू पूछा है, उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। तो यानी उसका मूल्य हम लोग 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू 8000। अगर हम उसका मूल्य 100 माने, अगर 20% छूट पे खरीदा तो इसका मतलब 80 रुपये में खरीदा। लेकिन अगर वो 30% छूट पे खरीदता तो इसका मतलब वो 70 रुपये में खरीदता। 70 रुपये में जब खरीदता तो उसको अनुपात में कितना का बचत हो रहा है, 10 रुपये का बचत हो रहा है, जबकि वास्तव में 800 रुपये का बचत हो रहा है। तो 10 का वैल्यू 800, 1 का वैल्यू 80, तो उसका जो टीवी का जो मूल्य था वो 100 था, तो 100 का वैल्यू 8000। नेक्स्ट आते हैं, ए की गति बी से 2 गुनी है और बी की गति सी से 3 गुनी है। ए बी सी,
उसके गति का अनुपात। ए की गति बी से 2 गुनी है और बी का सी से 3 गुनी है। अगर हम सी को 1 मान लेते हैं तो बी का 3 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा, इससे 2 गुनी यानी ये 6 हो जाएगा। उसके गति का अनुपात 6:3:1, तो उसके समय का अनुपात, जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो यानी अगर समय का अनुपात निकाले तो 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। अगर हम 18 एलसीएम लेंगे, 6 ही एलसीएम आएगा, 6 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, फिर ये 1 से 6 बार में, यानी उसके जो समय का अनुपात आएगा, ये 6 को हटा देंगे तो 1:2:6 आएगा। अब क्या बोला जा रहा है, यदि 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी को ए कितने समय में तय करेगा, यानी सी कितना समय लेगा, 6 का वैल्यू कितना दिया गया है 42, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू 6×7=42 यानी 7, यानी 7 मिनट में तय करेगा। गति का अनुपात 6:3:1 दिया गया था, तो हम लोग टाइम का अनुपात निकालिए। टाइम का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है, तो उल्टा करके समय का अनुपात निकालिए, 1:2:6। आप बोल रहे हैं अगर सी 42 मिनट में तय करता है तो ए कितना देर में तय करेगा, यानी सी है 6 का वैल्यू 42 तो ए का वैल्यू 7, तो ए का ही पूछ रहा था, यानी ए इसका मतलब 7 मिनट में तय करेगा। नेक्स्ट आते हैं, 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने कोई भी फॉर्मूला लगा लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस। अगर कोई रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो अपना भी लंबाई पार करेगा और साथ साथ पुल का लंबाई भी पार करेगा। तो पुल का लंबाई अगर कुछ नहीं दिया गया तो x मान लेंगे और टाइम कितना दिया गया है 30 सेकेंड। ये मीटर में है, ये सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको भी 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट तो सेम रखना पड़ता है। तो इसको 5/18 से गुना करके इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल दिए और ये मीटर पर सेकेंड में था ही। तो यहाँ कर देखें तो 9 से 2 बार में और 9 से 5 बार में, 2 से 15 बार में, तो यहाँ 130 + x बराबर 15 × 25 यानी 15×5 = 75, 375 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 130 अगर वहाँ माइनस होगा तो 245 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो पुल का लंबाई होगा वो 245 मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों बराबर हैं। तो वर्ग की एक साइड और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात याद करें। अगर हम r² को नीचे लाएंगे तो a²/r² कितना हो जाएगा, π/1। तो अगर हम ये दोनों स्क्वायर को उधर जाएंगे तो a/r क्या हो जाएगा, √π/1 यानी √π/1 यानी √π/1, ऑप्शन नंबर ए। AOB एक सीधी रेखा है, बताए कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, यानी ये x का मान निकालना है। तो हम लोग को पता है अगर एक सीधी रेखा के एक ही ओर के बना कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 3x - 8 + 50 + x + 10, ये तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3x + x 4x बराबर 50 10 60 में से 8 गया 52। अगर 52 उधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 128, 52 माइनस होगा तो 128 बचेगा। तो x बराबर कितना होगा, 4×3=12, 4×2=8 यानी 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। यानी किसी सीधी रेखा पर एक ही ओर का जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो ये सब का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 5 tan θ बराबर 4 दिया गया। इस टाइप का सवाल एक बार और आ चुका था। 5 tan θ बराबर 4 है, तो इस tan θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin θ cos θ। ये tan θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin θ cos θ बराबर 4/5
साइन थीटा बटा कॉस थीटा 4/5 हो गया। इसका मतलब साइन थीटा का मान अगर 4 हो तो कॉस थीटा का मान 5 हो गया। तो क्या निकालना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना गया था 4, तो 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का मान आ गया था 5, तो 5 दिया 15 ये हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन थीटा था 4 तो 5 का 20 प्लस कॉस थीटा था 5 तो 5 दिया 15, यानी 20 में से 15 गया 5, डिवाइड बाय 20 प्लस 15 35, यानी 1/7, यानी 5 से 7 बार में कटेगा 1/7। अगर सवाल में साइन थीटा कॉस थीटा में पावर हर जगह सेम हो, यहाँ भी साइन थीटा का पावर 1 है, कॉस थीटा का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तब क्या करना है, इस टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा 4/5 आ गया। इसका मतलब साइन थीटा का मान 4 तो कॉस थीटा का मान 5 आ जाएगा, और साइन थीटा का मान 4 कॉस थीटा का मान 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का जो औसत है, प्रथम 4 दिनों का औसत वो 37 डिग्री है और अंतिम 4 दिनों का औसत 41 डिग्री। अगर 4 दिनों का औसत अगर 37 डिग्री है तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 या 12 14, 148 डिग्री होगा टोटल तापमान। अंतिम 4 दिनों का अगर औसत 41 डिग्री है तो अंतिम 4 दिनों का जो औसत होगा वो टोटल कितना आ जाएगा, 164। इसका मतलब टोटल 4 + 4 ये 8 दिन का जो तापमान है, 8 दिन का वो कितना आ जा रहा है, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3, 312। 8 दिन का तापमान 312 आ रहे हैं, जबकि सप्ताह में 7 दिन होता है और ये 7 दिन का जो तापमान था वो कितना आ रहा है, 39 डिग्री। इसका मतलब 7 दिन का टोटल तापमान 9 7 63 6 7 21 6 27 273 डिग्री। ये 8 दिन में जो बीच वाला दिन होगा, चौथा दिन, वो दोनों में काउंट हो गया होगा। इसीलिए अगर हम इस 312 में से 8 दिन में से अगर हम 7 दिन घटा देंगे तो वो बीच वाले दिन का आ जाएगा। तो अगर इसमें शुरू घटाएंगे तो ये 9 और 7 3 10 39 डिग्री चौथा दिन का तापमान आ जाएगा। 4 + 4 8 दिन का जो तापमान था वो 312 आ गया, और 7 दिन का औसत था 39, तो टोटल 273 आ गया। ये 8 दिन में बीच वाला दिन 2 बार आ गया होगा। अगर इस 8 दिन में से ये 7 दिन घटाएंगे तो बीच वाला का तापमान 39 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय उसका आयु 25 वर्ष था, जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, इसका जो टोटल योग होगा 50 होगा। कब, 4 साल पूर्व, यानी जब उसका शादी हुआ था 4 साल पूर्व उसका टोटल आयु कितना होगा, 50 होगा हस्बैंड वाइफ का। तो वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का टोटल आयु कितना हो जाएगा, हस्बैंड में भी 4 साल जुटेगा और वाइफ में भी 4 साल जुटेगा वर्तमान में लाने के लिए, दोनों में 4 साल जुटेगा। तो यानी वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का टोटल आयु 58 हो जाएगा। अब क्या बोले, आज परिवार में जिसमें पति पत्नी और बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, उसकी औसत आयु 60 है। यानी अब वर्तमान में हस्बैंड वाइफ का टोटल आयु 58 आ गया। और एक चीज़ और दिया गया कि वर्तमान में आज परिवार में हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन का जो औसत है वो 20 साल है। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 20 × 60, 3 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे के आयु में से हस्बैंड वाइफ का आयु 58 साल घटा देंगे तो बच्चा का आयु कितना आ जाएगा, 60 में से 58 गया तो 2 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ क्वेश्चन रेगुलर वे में प्रोवाइड होता है और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।